Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस वास्तर में। हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा के इतिहास के बारे में, और हरियाणा के इतिहास में पिछली जो वीडियो मैंने आपको दी थी दिल्ली सल्तनत के बारे में जैसी दी थी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? हरियाणा में मुगलों का शासन भी, यानी हरियाणा में मुगलों का शासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा में मुगलों के शासन का जैसे जिक्र करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने मुगलों का जिक्र किया है तो आपको ध्यान हो मुगल साम्राज्य भी क्या है आपका? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को भी। किसको माना जाता है? बाबर। आपको याद हो 1526 का जैसे जिक्र करते हैं, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अभी पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध के बाद में भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी, किस साम्राज्य का उद्भव हुआ था? वो मुगल वंश का भी, ठीक है भी। संस्थापक कौन था? बाबर। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी क्या है आपका? हार गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मुगल साम्राज्य की क्या रख दी थी इसने? नींव रख दी थी। मुगल साम्राज्य की क्या रख दी थी इसने? नींव रख दी थी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, मैंने कई बार आपको वैसे बताया भी है। मुगल साम्राज्य जो रहा है वो कब से कब तक रहा है? 1526 से लेके 1857 तक भी। महत्वपूर्ण जो रहा है वो 1526 से लेके 1707 भी। बहुत बार मैंने आपको बताया है, एक नाम जैसे मैंने आपको बहुत बार इस चीज के बारे में बताया है, बहादशाह जैसे, ठीक है भी, बहादशाह। बहादशाह मतलब क्या है? ये 1526 से लेके 1707 तक का मुगल काल आपको याद करवा देते। ये शासकों का क्या है? एक सीरीज, मतलब सीरीज है, श्रृंखला है, जैसे जिक्र करते हैं। बी मतलब क्या है आपका? जैसे जिक्र करते हैं बाबर है। एच मतलब क्या है आपका? हुमायूं है। और ए मतलब क्या है आपका? अकबर है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जे मतलब आपका क्या है? जहांगीर है, जहांगीर। और एस मतलब आपका शाहजहां है भी, क्या है? शाहजहां है। और ए मतलब क्या है आपका? औरंगजेब, क्या है? औरंगजेब, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इनका जो शासन रहा है महत्वपूर्ण जैसे जिक्र करते हैं। बाबर ने 1526 से 1530 का जैसे आप जिक्र करोगे 1526 से 1530 तक शासन किया था। हुमायूं का जिसे 1530 से 1540 का जैसे, और 1555 से फिर 1556 भी, ठीक है भी, 1556। अकबर बैठा था 1556 से जैसे जिक्र करते हो आप 1605 तक, और जहांगीर बैठा था आपका 1605 से लेके 1627 तक, और शाहजहां का जैसे जिक्र करते हैं तो 1627 से लेके आपका 1658, और औरंगजेब आपका 1658 से लेके 1707, ठीक है भी। इसी समय के दौरान इन्होंने हरियाणा के ऊपर भी क्या किया है? अपना राजकाज किया है, अपना नियंत्रण रखा है भी। क्या रखा है? अपना नियंत्रण रखा है। तो मैंने जैसे जिक्र किया था सबसे पहले किसके बारे में? बाबर। बाबर ने भारत में आया, भारत में आके पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी से हार गया था और बाबर जीत गया था। और बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? मुगल साम्राज्य की। इब्राहिम लोदी का जैसे मैंने जिक्र किया था भी, इब्राहिम लोदी भी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और बाबर का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, बीच युद्ध हुआ था। अब इब्राहिम लोदी की आपको ध्यान हो हरियाणा में सहायता की थी भी, यानी ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर हो भी। इब्राहिम लोदी की पानीपत के प्रथम युद्ध में हरियाणा की दो ऐसी सेनाएं थी, उन सेनाओं ने क्या की थी? सहायता की थी। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे हसन खां मेवाती का जैसे जिक्र करते हैं, हसन खां मेवाती का जैसे आप जिक्र करते हो। और दूसरा कौन था आपका? हिसार का फौजदार भी, हिसार का फौजदार, ठीक है भी। ये चीज आप क्लियर करोगे भी, हिसार का फौजदार। और हसन खां मेवाती ने किसकी सहायता की थी? इब्राहिम लोदी की सहायता की थी। किसके विरुद्ध की थी? तो बाबर के विरुद्ध भी, ठीक है, बाबर के विरुद्ध। हसन खां मेवाती का जैसे जिक्र करते हैं, हसन खां मेवाती ने अपने पुत्र नाहर खान भी, नाहर
हाँ, नाहर खां के नेतृत्व में क्या भेजी थी? एक सेना भेजी थी। किससे लड़ने के लिए? आपको ध्यान होना चाहिए, मुगलों से लड़ने के लिए। किसकी सहायता के लिए? इब्राहिम लोदी की सहायता करने के लिए। तो नाहर खां जब युद्ध में गया तो नाहर खां को क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया था। किसने बंदी बनाया था? जैसे जिक्र करते, बंदी बना लिया था मुगलों ने। परंतु बाबर और मुगलों ने बंदी बना लिया था। तो बाबर के जो मित्र थे, बाबर के जो शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा था भी आप नाहर खां को क्या कर दो? आजाद कर दो, क्योंकि इसको आजाद कर दोगे तो आप हसन खां मेवाती से क्या अच्छे संबंध स्थापित हो सकता है, हसन खां मेवाती आपके सानिध्य में आ जाए। परंतु ऐसा नहीं हुआ। भी आजाद कर दिया बाबर ने, बाबर के मित्रों के कहने पर नाहर खां को, परंतु हसन खां मेवाती जो है वो इसके सानिध्य में नहीं आया। इसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। और हसन खां मेवाती ने फिर आपको ध्यान होना चाहिए किसका साथ दिया था? राणा सांगा का साथ दिया था। और राणा सांगा के साथ युद्ध में लड़ते हुए वो क्या है, यानी राणा सांगा और उसके बीच में युद्ध हुआ था बाबर में, तो उस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुआ था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज भी है नल्लड़ में, मेवात का जैसे जिक्र करते हैं नू का। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। उसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था भी, हिसार का जो फौजदार था, हिसार के फौजदार ने भी अपनी एक सेना भेजी भी, किससे की सहायता करने के लिए? इब्राहिम लोदी की सहायता करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस फौजदार का जिसे जिक्र करते भी, फौजदार का नाम क्या था? हमीद खान भी। क्या था? हमीद खान। हमीद खान ने क्या भेजी थी? अपनी एक सेना भेजी थी। अब इस हमीद खान ने क्या भेजी? सेना। इस सेना को जो रोकने का जो काम किया था वो हुमायूं ने भी। किसने? हुमायूं ने। इंपॉर्टेंट है, यानी हमीद खान को रोकने के लिए, हमीद खान की सेना को रोकने के लिए किसको भेजा गया था? हुमायूं को भेजा गया था। और हुमायूं ने इस सेना का विरोध किया था भी, रोका था भी, ठीक है भी। और विरोध रोकने के उपरांत ही हुमायूं को क्या मिली थी? विजय भी मिली थी। क्या मिली थी? विजय। खासकर बाबरनामा का जैसे हम जिक्र करते हैं, बाबरनामा में लिखा है स्पष्ट इसके बारे में भी। ये हुमायूं का क्या था? प्रथम अभियान था। हुमायूं का क्या था? ये प्रथम अभियान था। और हुमायूं को इस अभियान में क्या है? विजय भी मिली थी भी। क्या मिली थी? इसकी विजय, यानी प्रथम विजय थी भी। क्या थी? इसकी प्रथम विजय थी। इसका जो वर्णन किया हुआ वो किस में किया हुआ है? बाबरनामा में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इब्राहिम लोदी की सहायता की थी हसन खां मेवाती की सेना ने, और हिसार के फौजदार हमीद खां की सेना ने क्या की थी? सहायता की थी। फिर भी क्या है? ये विजित नहीं हुआ। और भारत में किस वर्ष की स्थापना की थी? फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की, ठीक है भी। इसके बाद में बाबर का अधिकार हो गया था हरियाणा के ऊपर और भारत के ऊपर। हरियाणा के ऊपर बाबर का जैसे, तो हरियाणा का जो विजित क्षेत्र था भी, विजित क्षेत्र को बाबर ने 4 भागों में बांट दिया भी। 4 भागों में, भागों को मतलब क्या है? सरकारों में बांट दिया था भी। 4 क्षेत्र बांट दिए। किसने? बाबर ने, हरियाणा के। अब जैसे जिक्र करते हुए 4 सरकार कौन सी थी? जैसे जिक्र करते हुए 4 सरकारें कौन सी थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। एक तो सरहिंद की सरकार भी, सरहिंद की सरकार। उसके बाद में दूसरी जो थी आपकी कौन सी थी? दिल्ली की सरकार भी। क्या थी? दिल्ली की सरकार। और 3 नंबर पर पढ़ोगे आप मेवात की सरकार भी। क्या है? मेवात की सरकार। और 4 नंबर जो आप पढ़ोगे वो हिसार की सरकार अभी। क्या है? हिसार की सरकार, ठीक है भी। यानी बाबर ने हरियाणा की जो विजित क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को कितनी सरकारों में, कितने भागों में बांट दिया था? 4। और अपने जो विश्वसनीय, जो यानी इसके सूबेदार थे, विश्वसनीय जो लोग थे, उन लोगों को क्या बना दिया? यहाँ का सूबेदार बना दिया। उनकी छत्र छाया में इस क्षेत्र को रखा गया। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है इसी से संबंधित भी, बाबर ने जब अधिकार कर लिया था हरियाणा के ऊपर, तो हरियाणा को कितने क्षेत्रों में उसने जो बांटा था? तो आपको ध्यान होना चाहिए 4 क्षेत्रों में, जिसमें से सरहिंद सरकार का भी जैसे जिक्र करते हैं, दिल्ली सरकार का हम जिक्र करते हैं, मेवात सरकार और हिसार सरकार का। अब एक घटना क्या घटी? बाबर ने ये बांट के अपना क्षेत्र चला गया। जा कहां रहा था वो? लाहौर जा रहा था। भी कहां जा रहा था? काबुल जब जा रहा था, लाहौर। तो लाहौर जब पहुंचा तो उसको खबर मिली, लाहौर पहुंचा तो उसको खबर मिली भी मोहन सिंह मंडार ने भी, मोहन सिंह मंडार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी, मोहन सिंह मंडार ने विद्रोह कर दिया है भी। क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है। मोहन सिंह मंडार के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है
कैथल से संबंध रखते थे भी। कहां से संबंध रखते थे? कैथल। एक ये बात है, विद्रोह कर दिया था मोहन सिंह मंडार ने, किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध भी। और मोहन सिंह मंडार का जैसे जिक्र करते हैं भी, मोहन सिंह मंडार ने विद्रोह करके समाना का जो काजी था भी, क्या था? समाना का काजी। समाना के काजी की जो जागीर थी उसके ऊपर हमला किया और उस काजी के पुत्र की क्या कर दी? हत्या कर दी। जब बाबर को इसका पता चला तो बाबर ने अपनी सेना भेजी, पहले तो तीर अंदाज भेजे परंतु नहीं दबे, फिर इसने अपने घुड़सवार भेजे भी। किसने? बाबर ने। तो घुड़सवार जो भेजे उन्होंने मोहन सिंह मंडार जो उसका गांव था, उस गांव को क्या कर लिया था? घेर लिया था भी, ठीक है भी। और कहते हैं भी उससे गांव को बड़ा तहस नहस किया था बाबर के सैनिकों ने। और मोहन सिंह मंडार का जो गांव था वहां पर हजारों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का क्या कर दिया गया था? कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करके उनके क्या बनाए गए थे? स्तंभ बनाए गए थे, ठीक है भी। और कहा जाता है मोहन सिंह मंडार को भी क्या है? कमर तक धरती के अंदर गाड़ दिया जाता और फिर तीरों से क्या कर दी जाती है? उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इतना दर्दनाक हादसा, यानी पहले तो उसको जमीन में गाड़ा गया और जमीन में गाड़कर तीरों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी मोहन सिंह मंडार है, कहां से संबंध रखता था? कैथल। किसके विरुद्ध उसने विद्रोह किया था? बाबर के विरुद्ध। किसके समकालीन था? तो बाबर के समकालीन था भी। किसके विरुद्ध था वो? बाबर के समकालीन था। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हसन खां मेवाती के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हसन खां मेवाती भी नहीं दबा था, नहीं उसकी कभी मानी थी, किसकी? बाबर की। और मोहन सिंह मंडार ने भी क्या कर लिया था? उसके विरुद्ध विद्रोह कर लिया था। ये चीज आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, और 1530 में इसकी मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है? आपको क्लियर हो? हुमायूं, ठीक है भी। हुमायूं इंपॉर्टेंट है। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल का जैसे हम जिक्र करते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं जो गद्दी पर बैठता है वो 1530 से लेके 1540, क्लियर हो? ठीक है भी। 1540 में उसको शेरशाह सूरी खदेड़ देता है, बाहर से बाहर चला जाता है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो। हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो हरियाणा में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करता भी। हरियाणा में कुछ अधिक परिवर्तन नहीं करता भी, ठीक है भी। अधिक परिवर्तन नहीं करता। 4 सरकारें जैसे मैंने बताई थी, एक तो आपकी मेवात सरकार का जैसे जिक्र किया था, हिसार सरकार का जैसे जिक्र किया था, दिल्ली सरकार का जैसे जिक्र किया था, और एक आपकी सरहिंद की जो सरकार है भी, सरहिंद की सरकार, ठीक है भी। सरहिंद की सरकार। ये जो क्षेत्र थे ना, इन क्षेत्रों में मेवात की जो सरकार है ये किसको दे दी थी? अपने भाई मिर्जा हिंदाल को भी। मिर्जा हिंदाल किसका भाई था? मिर्जा हिंदाल है, ये हुमायूं का भाई था, इसको दे दी थी। इसके बाद में हिसार और सरहिंद की जो सरकारें थी ये दे दी थी अपने भाई मिर्जा कामरान को भी। मिर्जा कामरान, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मिर्जा कामरान, मिर्जा कामरान पहले ही आपको ध्यान होना चाहिए, काबुल, कंधार, इन क्षेत्रों का क्या था? वो सूबेदार था भी। ये क्षेत्र उसके अधीन थे। और इतिहासकार कहते हैं भी हुमायूं की सबसे बड़ी जो भूल थी वो था उसका अपने भाइयों में साम्राज्य को बांटना। परंतु उसके पिता की इच्छा थी, बाबर की इच्छा थी मृत्यु के बाद भी। बाबर ने कहा था भी मेरी मृत्यु के बाद है ना, अपना जो साम्राज्य अपने अपने भाइयों में बांट लेना भी, ठीक है भी, सारा साम्राज्य। परंतु अयोग्य थे भी हुमायूं जैसा। तो हुमायूं की कहते हैं भी सबसे बड़ी भूल थी, उसने अपना साम्राज्य क्या है अपने भाइयों के अंदर बांट दिया था। ये चीज आप क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद में हुई क्या घटना भी, 1539 और 40 का जैसे जिक्र करते हैं। हुमायूं का साम्राज्य बिखर गया था, अलग अलग इसके भाई क्या देख रहे थे? उसका साम्राज्य देख रहे थे, ठीक है, अलग अलग जगह। तो हुमायूं अगर के नियंत्रण में होता सब कुछ तो हुमायूं अकेला देखता। तो इनको जो क्षेत्र बांट रखा था, परंतु ये अयोग्य थे इनके भाई जैसे, ठीक है भी। इसके बाद में क्या हुआ, 1539 और 40 में 2 युद्ध होते हैं भी, 1539 और 1540 में। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। कौन सा होता है? चौसा का युद्ध होता है। और 1540 में बिलग्राम का युद्ध भी। क्या होता है? बिलग्राम, इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध और बिलग्राम किसके बीच होते हैं? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी और हुमायूं। चौसा का जो युद्ध होता है हुमायूं हार जाता है, परंतु फिर अपनी 1 साल बाद सेना इकट्ठी करता है और बिलग्राम यानी कनौज, वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, वहां पर दोबारा लड़ता है। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी है हुमायूं को फिर पराजित कर देता है और इतना मजबूर कर देता है कि उसको भारत से बाहर जाना पड़ता है। किसको? हुमायूं को। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हुमायूं भारत से बाहर चला गया था।
परंतु फिर जैसे जिक्र करते हैं इसका भी हुमायूं 1555 में फिर उसको मौका मिलता है और 1556 तक, यानी 1555 से 1556 शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में। उसके जो बाद के जो शासक थे वह अयोग्य थे, तो 1555 में फिर इसको मौका मिलता है हुमायूं को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का और हरियाणा के ऊपर अधिकार क्षेत्र जमाने का। तो ये चीज आप क्लियर करो। उसके बाद में कौन गद्दी पर बैठता है 1540 के बाद जैसे जिक्र करते हैं, तो सूरी वंश का एक शासक था शेरशाह सूरी भी। कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है भी, क्लियर होना चाहिए। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी 1540 से 1545। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। शेरशाह सूरी जो है ये सूरी वंश की स्थापना करता है जब सूरी नाम से बैठता है, जबकि बचपन का जो इसका नाम था फरीद भी। क्या नाम था? फरीद। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। फरीद इसके बचपन का नाम था। शेर खां क्या दी हुई थी इसको? उपाधि दी हुई थी। शेर खां की क्या थी? इसको उपाधि दी हुई थी। खासकर सासाराम के जैसे सूबेदार का हम जिक्र करते हैं, वहां के शासकों के द्वारा इसको क्या दी गई थी? उपाधि। एक बार में ही, तलवार के एक बार में ही इन्होंने एक शेर को मार दिया था, इसलिए शेर खां की उपाधि दी हुई थी। बचपन का नाम क्या था इसका? फरीद था। इसके दादा का जैसे जिक्र करते हैं इब्राहिम सूरी भी। क्या है? इब्राहिम सूरी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इब्राहिम सूरी, इसके दादाजी थे इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी जो थे ये अफगानिस्तान से संबंध रहे, यानी इसके जो पूर्वज है ना शेरशाह सूरी के, वो कहां से संबंध रखते थे? अफगानिस्तान से संबंध रखते थे। कहां से संबंध रखते थे? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से भारत आए थे बहलोल लोदी के समय में। बहलोल लोदी के समय में। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो। यानी इब्राहिम सूरी अफगानिस्तान से संबंध रखते थे, बहलोल लोदी के समय में ये भारत आए थे। और भारत में जब आए तो इन्होंने, बहलोल लोदी ने हिसार का जमींदार था भी, हिसार का जमींदार। ठीक है, कौन था? जमाल खां भी। क्या था? जमाल खां। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना इस चीज के बारे में। हिसार का जमींदार था जमाल खां, उसके यहां की नौकरी कर ली इब्राहिम सूरी ने। तो जमाल खां ने क्या किया? इब्राहिम सूरी को 40 सैनिकों का भी, क्या है? 40 सैनिकों का सरदार बना के कहां भेज दिया? सरदार है बनाकर नारनौल भेज दिया भी। कहां भेज दिया? नारनौल। ठीक है भी, यानी नारनौल भेज दिया और नारनौल के आसपास के कुछ गांव दे दिए भी, वहीं पर क्या करो? अपनी गुजर बसर करो। देखो एक चीज क्लियर करना है, हम जिक्र कर रहे हैं उस समय की मुगल काल के बारे में। ठीक है भी, मुगल काल के बीच में जो आपका आता है सूरी वंश आता है, सूरी वंश के बारे में। जमाल खां हिसार का क्या था? जमींदार था। उस समय जो आपका नारनौल भी है ना, नारनौल भी हिसार के अंतर्गत आता था भी। अब तो ये जो आपका नारनौल है ये किस में आता है? महेंद्रगढ़ में भी। किस में आता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो नारनौल का क्या बना दिया गया था? इसको सूबेदार बना दिया था, कुछ गांव दे दिए थे भी, आप यहां पर अपनी गुजर बसर करो। तो इब्राहिम सूरी का जिससे बेटा था फिर हसन खां भी। कौन था? हसन खां। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। हसन खां इब्राहिम सूरी का बेटा है हसन खां, और हसन खां का बेटा कौन है? शेरशाह सूरी भी। शेरशाह सूरी। हसन खां की सहायता से ही इब्राहिम सूरी अपने जो क्षेत्र है नारनौल का क्या करता है? विकास करता है, उसको विकसित करता है, फैलाता है। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इब्राहिम सूरी की मृत्यु के बाद में, इब्राहिम सूरी की मृत्यु के बाद में नारनौल की जो जागीरदारी मिलती है वो किसको मिलती है? वो हसन खां को मिलती है। किसको मिलती है? हसन खां को। और यहीं पर नारनौल में आपको ध्यान होना चाहिए, नारनौल में 1486 में भी, 1486 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ भी। क्या हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म। ठीक है भी, इतिहासकार अलग अलग जगह बताते हैं, परंतु शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा में हुआ था। कहां पर हुआ था? नारनौल के अंदर। कब हुआ था? 1486 के अंदर। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारनौल के अंदर इसका जन्म हुआ था 1486 में। दिल्ली का शासक भी बना, यह चीज भी आपको क्लियर हो भी। शेरशाह सूरी जो है वो क्या बना था? दिल्ली का शासक भी बना था। और दिल्ली का शासक बनने 1540 जैसे मैंने बताया है, दिल्ली का शासक बनने के उपरांत इसने अपने दादा का मकबरा बनाया। क्या बनाया? अपने दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा बनाया। और इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वर्तमान समय में कहां पर है? नारनौल। कहां पर? आपके नारनौल में। और नारनौल वर्तमान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़ भी। क्या है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय भी है। तो इब्राहिम सूरी का जो मकबरे का जैसे जिक्र करते हैं मकबरा, ये मकबरा कहां पर? आपका नारनौल में भी। ठीक है भी, नारनौल में है। और नारनौल किस जिले में आता है? आपका
गढ़, ठीक है भाई। उस समय मुगल या सूर्यवंश का जैसे उस समय तो हिसार के अधीन आता था, हिसार सरकार के अधीन आता था ये, ठीक है भाई। परंतु वर्तमान समय में ये आपका महेंद्रगढ़ जिला, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। शेरशाह सूरी ने अपने दादा, इसके अलावा शेरशाह सूरी का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना वो बहुत अच्छी थी। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? शासन की सबसे छोटी इकाई तो गांव होती थी। आज भी जो गांव होते हैं ना, वैसे ही आपको ध्यान होना चाहिए प्राचीन समय में भी क्या होते थे? गांव। यानी शेरशाह सूरी के समय में प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो इकाई कौन सी थी? आपको ध्यान होना चाहिए, वो थी आपकी गांव। भी क्या है? गांव। आज भी हम देखते हैं गांव के बारे में जैसे पढ़ते हैं, खासकर ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था उससे में भी कई तरह के इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का भी आपसे मकबरा पूछ ले भी, मकबरा कहां पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, बिहार में भी। सासाराम है बिहार के अंदर है। जबकि इसके दादाजी का जो मकबरा है, इब्राहिम सूरी का जो मकबरा, वो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ऐसे यहां से क्या है आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब होती है शेरशाह सूरी की मृत्यु? 1545 में कालिंजर के किले में, ठीक है भी। और मैंने कई बार बताया है भी, एक सुरंग फट गई थी, उस सुरंग में बारूदी सुरंग से, और खासकर उक्का नामक जो एक हथियार था, उस हथियार को समय से पहले फट गया था, और फटने के कारण ही शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं शेरशाह सूरी के बाद में हुमायूं फिर आ जाता है 1555 से 1556 का, जैसे मैंने जिक्र किया था 1555 से 1556 में। 1556 में फिर हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार भी कहते हैं, लेनपुल जैसे इतिहासकार कहते भी, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो हुमायूं के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है? अकबर बैठता है भी। कौन बैठता है? अकबर, ठीक है भी। 1556 से जैसे मैंने जिक्र किया था, 1556 से 1605, और 1556 में आपको ध्यान हो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था भी, दूसरा युद्ध, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर हो, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी तो अकबर 13 वर्ष का था भी। कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का था। किसके संरक्षक में ये गद्दी पर बैठा था? आपको ध्यान होना चाहिए, ये संरक्षक था बैरम खां भी। कौन था आपका? बैरम खां, ठीक है। अकबर 13 वर्ष का था उस समय, और उसको खबर मिली बैरम खां और अकबर को भी उसके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया हुमायूं का दिल्ली में। तो उस समय अकबर और बैरम खां जो थे वो कहां थे? पंजाब में थे भी। कहां पर थे? पंजाब में। पंजाब अभियान में गए हुए थे ये दोनों। तो बैरम खां सबसे पहले तो क्या करता है? एक ईंटों का तख्त बना के, यानी कलानौर पंजाब का जैसे जिक्र करते हैं, कलानौर पंजाब में, यहां पर एक ईंटों का तख्त बना के उस तख्त के ऊपर क्या किया जाता है? इसका राज्याभिषेक किया जाता है अकबर का भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। राज्याभिषेक जब किया गया कलानौर के अंदर, एक ईंटों का, यानी ईंटों का सिंहासन बना के भी, क्या है? सिंहासन, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करना। अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ तो इसके चारों तरफ क्या थे? शत्रु थे भी, ठीक है। चारों तरफ क्या थे? इसके शत्रु थे, और एक महत्वपूर्ण जो शत्रु था इसका हेमू था भी। कौन था? हेमू, ठीक है। जो इसकी गैर हाजिरी में दिल्ली की गद्दी के ऊपर क्या हो जाता है? विराजमान हो जाता है। हेमू यानी हेमचंद्र का जैसे जिक्र करते हैं, 14वां विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था। गद्दी के ऊपर बैठ गया। तो 1556 में आपको इधर से अकबर बैरम खां का जैसे जिक्र करते हैं, और हेमू के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है 1556 के अंदर। और इस युद्ध में आपको ध्यान होना चाहिए, विजय कौन होता है? अकबर भी, ठीक है भी। और हेमू हार जाता है। खासकर इतिहासकार कहते हैं भी हेमू की आंख में क्या लग गया था? तीर लग गया था। तो उसकी जीत वो क्या है? हार में बदल गई थी भी। बहुत सी इसने विजय हासिल की थी। यह भी विजय होने वाला था पानीपत का जो दूसरा युद्ध, परंतु आंख में एक तीर लग गया। तीर को बाहर निकाला, आंख ही बाहर आ गई थी और बेहोश होकर गिर गया था। इसकी सेना में भगदड़ मच गई थी भी, हमारा सेनापति भाग गया है। तो इसकी जीत वो क्या है? हार में बदल गई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बैरम खां का जैसे जिक्र करते हैं, बैरम खां ने पानीपत के दूसरे युद्ध में नेतृत्व किया था। किसका? अकबर की सेना का। अकबर की सेना को बैरम खां ने कहा भी था भी हमें बादशाह का क्या देना है? साथ देना है भी। क्या देना है? बादशाह का साथ देना है। और बादशाह का साथ देने की
कसम भी दिलाई अपने सैनिकों को, और अपने सैनिकों को कहा इसने भी हम क्या है वापस नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो घर भी कम से कम 500 मतलब कोस दूर है, तो इतने हमें नहीं जा सकते, तो हमारे लिए क्या है लड़ना ही जरूरी है अभी। और लड़ेंगे क्या, जीतने के लिए लड़ेंगे भी। किसके लिए लड़ेंगे, हमें जीतने के लिए लड़ेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में अकबर का, जैसे अकबर के बाद जो गद्दी के ऊपर बैठता है, जैसे जहांगीर का हम जिक्र करते हैं, जहांगीर गद्दी पर बैठता है, जहांगीर है, यानी अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, जहांगीर का जैसे जिक्र करोगे जहांगीर है। शाहजहां का जैसे जिक्र करते हैं शाहजहां है, और शाहजहां के बाद भी औरंगजेब का जैसे जिक्र करते हैं औरंगजेब। ये शासक भी आपके क्या रहे हैं, हरियाणा के ऊपर राज करते रहे भी। हरियाणा भी इन्हीं के अधीन था भी, हरियाणा भी इनके क्या था, अधीन था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इन्हीं के अधीन था जिसे जिक्र करते हैं जहांगीर का। खासकर जहांगीरनामा का जब हम पढ़ते हैं, जहांगीरनामा में कई जगह हरियाणा का जैसे जिक्र किया हुआ है। शाहजहांनामा में भी हमें हरियाणा के बारे में कई जगह जानकारी मिलती है। औरंगजेब की भी जो समय की जो लेखक है, उन लेखनों ने भी क्या किया, हरियाणा का वर्णन किया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे आपसे अगर पूछिए भी मुगल जो काल था, मुगल काल में हरियाणा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है भी, यानी मुगलों के समय में हरियाणा की आर्थिक स्थिति का जैसे जिक्र करें, हरियाणा की आर्थिक स्थिति, ठीक है भी, आर्थिक स्थिति इंपॉर्टेंट है, ध्यान। तो हरियाणा में मुगलों के समय में आर्थिक स्थिति अच्छी थी भी। आर्थिक जो स्थिति किस पर आधारित थी आपको क्लियर होना चाहिए, वो कृषि व पशुपालन पर भी, कृषि व पशुपालन, ठीक है भी। खास करके अकबर का जो दरबारी कवि हुआ है, अकबर के दरबारी कवि का हम जब जिक्र करते हैं, अकबर का दरबारी कवि कौन था अकबर का, अबुल फजल। अबुल फजल ने अपनी फजल का जैसे जिक्र करें, अपनी पुस्तक आईने अकबरी भी क्या है, आईने अकबरी में हरियाणा का वर्णन किया है। आईने अकबरी में कहता है अबुल फजल भी, हरियाणा के जो किसान है, हरियाणा के लोग, वो कितने तरह की खेती करते थे, यानी साल में 2 खेती लेते थे, खरीफ और रवि का जैसे जिक्र करते हैं। आज भी हम खरीफ और रवि की जो साढ़े और सावनी की जो लेते हैं फसल, तो आईने अकबरी में जानकारी मिलती है इसके बारे में भी। 2 तरह की फसलें लेते थे, खरीफ और रवि की जो फसलें होती थी कहते थे भी रवि और खरीफ। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने रवि की 16 फसलों का जैसे जिक्र किया और खरीफ की 25 फसलों का क्या किया, उसने जिक्र किया है। हरियाणा में जैसे जिक्र करते हैं, कहते हैं आईने अकबरी में उसमें कहते हैं भी 90% हरियाणा की 90% जनसंख्या है वो किस पर जीवन निर्वाह करती थी, वो कृषि पर जीवन निर्वाह करती। पशुपालन भी बहुत अच्छी तरीके से, आज भी कृषि बहुत अच्छी होती है, उस समय भी होती थी। आज भी पशुपालन बहुत अच्छा होता है, उस समय भी क्या होता है, पशुपालन बहुत अच्छा होता था हरियाणा। अब जैसे मैंने जिक्र किया था, इसके अलावा और भी मैंने कई बार बताया था, जैसे मैंने तैमूर लंग का जब जिक्र किया था, तैमूर लंग ने भी अपनी आत्मकथा, ठीक है भी, तैमूर लंग ने भी अपनी आत्मकथा में हरियाणा का वर्णन किया है। हरियाणा के खासकर सिरसा का उसने वर्णन किया है। सिरसा के बारे में उसने कहा है भी ये जो सिरसा का जो क्षेत्र है, ये गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता था। खास करके मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक बारी यात्री आया था, कौन आया था, इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता के बारे में भी मैंने आपको बताया था भी, उसने अपनी पुस्तक रहला यानी सफरनामा में किसका जिक्र किया है, सिरसा का जिक्र किया है। सिरसा के लाल चावल का उसने जिक्र किया, कहता है इतना अच्छा लाल चावल होता था, अत्यधिक मात्रा में होता था, जिसकी डिमांड कहां पर होती थी, दिल्ली के अमीर घरानों में होती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आर्थिक जो स्थिति क्या थी, अच्छी थी। आर्थिक स्थिति क्या थी, हरियाणा की अच्छी थी। किस पर आधारित थी आर्थिक स्थिति, वो आपके पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम जैसे जिक्र करते हैं भी, हरियाणा में आमों का जिसे आप पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं ना भी, आम सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, हरियाणा में। तो आम आपने बताया जैसे जिक्र करते भी, यहां पर अंबाड़ा का जैसे जिक्र करते भी, अंबाड़ा में होते हैं सबसे ज्यादा, या पंचकुला के उत्तरी जो क्षेत्र है हरियाणा का, वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा आम होता है। ये आज की बात नहीं है भी आज ज्यादा होता है, ये प्राचीन काल से भी यहां पर आम ज्यादा होता था, भी क्षेत्र था। खास करके जहांगीर के समय का जब हम जिक्र करते हैं भी, जहांगीर के समय, तो जहांगीर के समय में भी क्या होता था, आम बहुत अच्छा होता था यहां पर अंबाड़ा के आसपास के क्षेत्र में। मोतम द खान का जैसे जिक्र करते हैं भी, जहांगीर का दरबारी कवि जो था मोतम द खान है।
मोहतमद खान ने अपनी ग्रंथ यानी ग्रंथ लिखा था, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इन्होंने ग्रंथ लिखा था इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी भी क्या था? जहांगीरी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर। इकबाल नामा ए जहांगीरी में हरियाणा के उत्तर में कहता था भी अच्छी क्वालिटी के क्या होते थे? उत्तम क्वालिटी के क्या होते थे? आम होते थे। यानी हरियाणा एक कृषि के क्षेत्र के रूप में भी प्रमुख रूप से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं हम, जैसे जॉर्ज थॉमस का जैसे जिक्र करते हैं हांसी में, तो उसने भी अपने संस्मरणों में हमेशा हिसार, भिवानी और सिरसा का, हिसार, भिवानी, हांसी और सिरसा की फसलों का जैसे उसने वर्णन किया भी। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के क्या होते थे? धान होता था। जौ का जैसे जिक्र किया है उन्होंने, गेहूं का जैसे जिक्र किया है। तो अलग अलग लेखकों के जो जिक्र मिलते हैं। इसके अलावा जैसे वर्नियर का भी आप जिक्र कर सकते हो भी। वर्नियर एक यात्री आया था मुगल काल में, वर्नियर। तो वर्नियर जो था उसने भी हरियाणा में खासकर नील की खेती के बारे में बताया भी। नील की यहाँ पर क्या होती थी? खेती होती थी। और नील की खेती किस जिलों के अंदर होती थी? गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर। तो बहुत महत्वपूर्ण जो आपका क्या है ये चैप्टर है, यानी हरियाणा में मुगलों का जो अधिकार, किस किस तरीके से मुगलों ने यहां पर राजकाज किया उनके बारे में, मुगलों के समय में हरियाणा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सभी के बारे में आज हमने विस्तृत चर्चा की। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और जहां जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यहां पर हरियाणा में हमने मुगलों का जैसे शासन का जैसे जिक्र किया, तो मुगलों का शासन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन किस तरह का बनेगा भी? बाबर ने हरियाणा को विजिट किया था, तो कितनी सरकारों में, कितने क्षेत्रों में, कितने भागों में उसको बांट दिया था? तो 4 भाग थे भी। ठीक है भी, जैसे दिल्ली सरकार है, मेवाती सरकार है, और हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। ठीक है भी, अगर पूछे बाबर के समय में, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी बाबर के समय में मेवात में किसने विद्रोह किया था? किसने विद्रोह किया था बाबर के विरुद्ध? तो हसन खां मेवाती का जैसे हम जिक्र करते हैं। कैथल का भी पूछा जा सकता है भी बाबर के समय में कैथल में किसने विद्रोह किया था? मोहन सिंह मंडार। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। या मोहन सिंह मंडार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी मोहन सिंह मंडार किसके समकालीन था? तो ये समकालीन था आपके बाबर के भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मोहन सिंह मंडार कहां से संबंध रखता था? कैथल से। बाबर के बाद हरियाणा में किसका राजकाज हुआ था? तो हम पढ़ेंगे हुमायूं का, उसका पुत्र था। हुमायूं ने अपने भाइयों में क्या बांट दी थी? यहाँ की जो सरकारें थी, यहाँ के क्षेत्र बांट दिए थे, जैसे मैंने हिंदाल और कामरान का जैसे जिक्र किया था। उसके बाद में हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी का जैसे जिक्र कर सकते हो। शेरशाह सूरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? बचपन का नाम क्या था? ठीक है, उसके दादाजी का जैसे इब्राहिम सूरी का मैंने जिक्र किया था भी। इब्राहिम सूरी कहां से थे? इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? नारनौल में, जैसे मैंने जिक्र किया था। नारनौल महेंद्रगढ़ में किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की टकसालें कहां पर रही है हरियाणा में? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टकसाल, सिक्के डालने के जो सांचे होते थे, वो भी कहां पर मिले हैं? हिसार के अंदर। कहां पर मिले हैं? हिसार में। तो इस तरीके के सैकड़ों क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है भी, सैकड़ों क्वेश्चन क्या है आप इनसे बना सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।